अनुशासन से इन्हें भी कोई पदभार दे दो साहब। थोड़ी कुर्सी का हम लोग इनको अलग ही क्या चाह नहीं मैं सुर वालों के गानों में गुथा जाऊंगा की चाह नहीं। यस सर 1 2 3 पंचायत चुनाव नोटिफिकेशन जारी हो सकता। पंचायतों के पुनर्गठन को इस सरकार ने मखौल बना दिया है, मजाक बना दिया। 2011 की जनगणना के आधार पर 2014 में पुनर्गठन हो चुका था। अब तक का जितने भी प्रेसिडेंट इस राजस्थान के देखेंगे ध्यान में आता है कि 91 की जनगणना के आधार पर 95 में, 2001 की जनगणना के आधार पर 2005 में और 2011 की जनगणना के आधार पर 2014 में परिसीमन हुआ था। और उन्हीं के आधार पर 10 वर्ष तक जो चुनाव होते हैं दोनों चुनावों का कोई भी सरकार रही हो उसने उसी प्रकार चुनाव कराए। अब केवल राजनीतिक आधार पर और यहाँ तक है कि मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल के टकराव, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का टकराव भी स्पष्ट रूप से होता है। पंचायत राज मंत्री या उसके द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन और उससे पीड़ित होने के कारण कांग्रेस का ही एक वर्ग मुख्यमंत्री के पास जाता है तो उसके दोबारा पुनर्गठन के आदेश सीधे द्वारा निकाले जाते हैं और सीधा पंचायत राज को राजनीतिक आधार पर प्रभावित करने का प्रयास है सरकार करेगी। यहाँ तक हुआ कि शायद राजस्थान के इतिहास में जब से राज्य निर्वाचन आयोग बना है उसने पहली बार राज्य सरकार को चेताया है अब अगर और पुनर्गठन हुए तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे और चुनाव की प्रक्रिया को शामिल करेंगे। ये घटना भी पहली बार हुई। चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता के विषय को पंचायत राज के नियमों में शामिल किया था और उसके पीछे मंशा केवल इतनी थी कि शिक्षित वर्ग इसमें ज़्यादा निकल करके आया। और आज के समय में जब डिजिटलाइजेशन का जमाना है और हर चीज़ अब ऑनलाइन हो चुकी है, उस ऑनलाइन होने की और डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया में अगर शिक्षित व्यक्ति पंचायत राज में नहीं पहुंचेगा तो निश्चित रूप से काम भी प्रभावित होगा, विकास रुकेगा और साथ ही बड़ी पैमाने पर पिछला अनुभव ये कहता है कि जो लोग आएंगे उनको मुकदमेबाजी के चक्कर होगी। केवल राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस सरकार के द्वारा ये शैक्षणिक योग्यता का जो प्रावधान था उसको भी समाप्त किया गया। इस सरकार का केवल एक उद्देश्य है कि हम कैसे भी हम चुनाव को जीते, उसमें चाहे राजस्थान का जितना भी बेड़ा गर्क हो उसकी कोई चिंता उनके द्वारा नहीं। इस सरकार ने 1 वर्ष का समय पूरा हुआ है। चुनाव के समय कुछ वादे किए थे। प्रमुख वादा उसमें था किसानों की ऋण माफी का वादा और आज 1 साल पूरा होने के बाद भी उन किसानों की ऋण माफी का वादा एक नारा बन के रह गया। उसको किसी भी रूप में इस सरकार के द्वारा आज तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया। बेरोजगारी भत्ते की बात की, चुनाव में घोषणा की थी 3500 रुपये प्रति बेरोजगार प्रति माह देने की बात थी। चुनाव आने के बाद उसको 3500 से कम करके 3000 किया और 3000 की राशि भी अभी तक बेरोजगारों के खाते में नहीं पहुंची। वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार बेरोजगारों का मापदंड तय करने के बाद हमारे खाते में पहुंचे, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा इसको पूरी तरह से संचालित करके उसको खाते में देने की बात नहीं की गई है। चुनाव के समय घोषणा की थी कि विद्युत दरों में हम किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करेंगे। पहले फ्यूल चार्ज के नाम पर 55 पैसे और अभी 4 तारीख को उसमें 9 पैसे और बढ़ा करके 34 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल चार्ज की बढ़ोतरी करके अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रदेश के आम विद्युत उपभोक्ता के ऊपर भार डालने का काम इस सरकार के द्वारा किया। और इतना ही नहीं, पिछले महीनों का भी बैकलॉग निकाल करके वो पैसे भी उनके बिलों में बांटने का काम सरकार कर रही है और आर्थिक भार इस प्रदेश के किसानों के ऊपर, आम जनता के ऊपर डाल करके एक विद्युत के आधार पर अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास इस सरकार कर रहा है। यहाँ तक स्थिति है, पिछली सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी काम शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमने 2003 से 8 के बीच में शहरी गौरव पथ का काम लिया
और 2013 से 18 के बीच में ग्रामीण गौरव पथ का काम लिया था। बहुत अच्छी प्रगति चली थी उसकी। सीसी रोड बनेगी, 1 करोड़ किलोमीटर की रोड पड़ेगी और लगभग 9 लाख किलोमीटर की रोड उसमें बनेगी। इस सरकार ने बात तो गांव की करती है, लेकिन गांव के उत्थान की बात करने वाली सरकार ने वो जो गांवों में सड़कों की योजना पिछली भाजपा सरकार ने शुरू की थी, उसको पूरी तरह से रोक करके आम गांव के आदमी को वहीं कीचड़ और खांचे में डालने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। जल स्वावलंबन योजना, ये भी पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। केवल भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि आए और आकर के उन्होंने इस बात को सराहा था कि इस योजना के माध्यम से जो वाटर रिसोर्स, वाटर कंजर्वेशन का काम जो सरकार के द्वारा किया है वो अद्वितीय काम है। केवल राजनीतिक कारणों से वर्तमान कांग्रेस सरकार के द्वारा इस जल स्वावलंबन के काम को रोका। इसके माध्यम से हम केवल जो पानी के संचय की बात थी वो करते हैं और उसको कई महीनों तक पानी की यूज होकर के हम आम आदमी के, आम गांव के किसान के व्यक्ति की उसके खेत तक पानी पहुंचे इसको सुनिश्चित करने की बात है। इसमें कोई राजनीति नहीं थी, लेकिन इसको भी रोकने का काम इस सरकार के द्वारा हुआ। स्वच्छ भारत योजना नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले कालखंड में चालू हुई थी और उस योजना के आधार पर बड़े पैमाने पर शौचालय बने। आज भी 35,000 शौचालयों का जो पैसा केंद्र से प्राप्त हो चुका है और केंद्र से प्राप्त होने के बाद भी राज्य सरकार के द्वारा उन शौचालयों के पैसे को वितरित नहीं करके इस योजना को जहां बैकडोर पर डालने की बात है, वहीं उस किसान का जो पैसा लग चुका है, जो पैसा लगा चुका है, उसको भी नहीं दे करके कहीं निरुत्साहित करने की बात भी इस सरकार के द्वारा हो रही है। मुझे लगता है कि कुछ मुद्दों को लेकर के पंचायत में जाए तो हम इस सरकार के 5 साल के कालखंड के विषय को पूरी तरह से हम लेकर के आए। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें 6,75,000 किसानों की दूसरी और तीसरी किस्त इस सरकार के द्वारा रोकी गई है। तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत बड़े पैमाने पर मकानों के निर्माण, उनकी योजना उसको शुरू करने का काम हुआ और इस सरकार के आने के बाद 6,75,000 किसानों की दूसरी और तीसरी किस्त रोक करके इस पूरी योजना को कहीं प्रभावित करने का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। आप सबको पता है कि पिछली सरकार के समय हमने पट्टे वितरण का करा, ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टे वितरण का बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी काम शुरू किया। उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। लगभग 10.5 लाख लोगों को पट्टे वितरण पिछले लगभग उस सरकार के आखिरी के 1.5 साल के दौरान में हमने किया था। और अब तक की जो प्रगति सरकार की 1 साल में, मात्र कुछ हजार लोगों को पट्टे देकर के, जो किसान की अपेक्षा है कि कहीं ना कहीं आज कब्जों के आधार पर जो राजनीति चलती है उसको हटाने का चलता है। पिछली भाजपा सरकार ने उनको रेगुलाइज करके लोगों को अपना अधिकार मिल जाए एक प्रयास शुरू किया था, लेकिन उसको भी कहीं स्लो पैडल पर डाल करके आम व्यक्ति से प्रभावित हो रहा है। इसका प्रयास भी सरकार के द्वारा, अपन सब जानते हैं कि न्याय आपके द्वारा सरकार पिछली सरकार के द्वारा लाया गया और उस पूरी योजना के माध्यम से लगभग कोई 1.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला। हम जानते हैं कि नामांतरण का विषय होगा, कहीं खातेदारी का विषय होगा, छोटे छोटे विषय होते हैं और इन विषयों को लेकर के कई बार कहावत चलती थी कि दादा के मामले को पोता भोगता है। और भाजपा सरकार ने लंबे विषय भी और छोटे मामले भी, उन सबको इस न्याय आपके द्वार के दायरे में ला करके और लगभग 18 विभागों को एक ही अम्ब्रेला के नीचे ला करके उन सबका निष्पादन करने का काम किया। और न्याय आपके द्वार जो कार्यक्रम था उसमें पेंशन का निष्पादन भी होगा, उसमें छात्रवृत्ति का निष्पादन भी होगा, उसके रेवेन्यू के जितने भी इशूज हैं उनको भी सुलझाने का काम होगा, कहीं और किसी तरह के टैक्सेज हैं उनको भी कैसे हम निपटा सकते हैं, उसकी योजना बनाई थी। और इस सरकार के द्वारा इस पूरे को अभियान को रोक करके आम आदमी को जो राहत मिलती थी, काम के किसान के आदमी को, उसको भी राहत से दूर करने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। मैं कह सकता हूँ कि सरकार जो अपना चेहरा दिखाती है जनहितैषी होने का, ये पूरी तरह से जन विरोधी है, किसान विरोधी है, गांव विरोधी है और युवा विरोधी किसान है जो उनके हितों से दूर जाकर के पूरा काम करने का काम कर रही है। हालत यह कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा लगभग 1840 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को भेजा गया। पहले हिसाब था कि पैसा पूरा जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का पैसा था वो सीधा पंचायतों के खाते में जाता और पंचायत ही उस पैसे को डिस्पोजल करती थी, अपने हिसाब से काम करती थी। लेकिन इस सरकार ने उसको रोक करके पैसे को अपने पास मंगाया और आज तक पंचायतों को नहीं भेजा। और इसके साथ साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो पैसा था उसका भी एक पैसा भी पंचायतों को 1 साल में नहीं भेजा। जहां शहरों की तो बात थी
लेकिन विकास के काम को भी इसके माध्यम से पूरी तरह से प्रभावित करने का काम या रोकने का काम इस सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। पिछले बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी ने 5160 पंचायत राज के क्षेत्रों में नई भर्ती करने की घोषणा की। नया बजट आने को है और अभी तक इस मामले में 1 इंच भी सरकार आगे नहीं है कि युवाओं के भविष्य के साथ भी उठाना जाता है और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बारे में भी किस प्रकार से गंभीरता स्पष्ट होता है। राजनीतिक आधार पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको चुन चुन करके कैसे टारगेट करके पदों से हटाया जाए, निलंबन किया जाए, इसकी योजना सरकार ने बनाई और बड़े पैमाने पर उनको निलंबित करने का काम किया। हालत यह है कि पिछले बजट में जितना पैसे की इनकी योजना थी उस बजट का 8 महीने में केवल 50% ही सरकार खर्च कर पाई। आप सबके माध्यम से भी पहुंचा है विषय। जिस सरकार के पास पैसा नहीं है, बजट में घोषणाएं बड़ी बड़ी कर दी, आर्थिक रिसोर्सेज की आपने बात नहीं की और रिसोर्सेज के आधार पर जितने बजट की घोषणा थी उसका केवल 50% ही आप एलोकेट कर पाए हो। हमारा मानना है कि पंचायत चुनाव में मुद्दों के ऊपर हम आम व्यक्ति के पास जाएंगे और जाकर के ये जो 10 महीने के कालखंड में सरकार का जो कालखंड रहा है 1 साल का पूरा हो गया, नकारा सरकार है और नकारा सरकार और कांग्रेस को केवल बात करने वाली, घोषणा करने वाली, जन अपेक्षाओं के विरोध में काम करने वाली सरकार, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील लेकर के हम जाए। कल ही जो इनके जनप्रतिनिधियों को हटाने का विषय है, कल उस कड़ी में एक बड़ा काम उन्होंने और किया, सीधा पंचायत का नहीं लेकिन करौली नगर परिषद पे चेयरमैन राजाराम गुजर, उनको इस सरकार ने कल निलंबित किया है। ये आदेश मेरे पास है। आदेश में जो उन्होंने कारण लिया है उसमें लिखा है कि आपके खिलाफ एक FIR लॉन्च हुई है। FIR में धारा 323, 179, 384 IPC थाना कोतवाली जिला करौली में दर्ज की गई है और उसकी प्रथम जो रिपोर्ट है, ये कहते हैं तथ्यात्मक रिपोर्ट, फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाई है, उसमें आपको दोषी माना है। केवल प्रशासनिक जांच के आधार पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को आपने कंक्लूड कर दिया और FIR के बेस पर, क्योंकि व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है, इस आधार पर निर्णय किया है। इस देश का कानून कहता है FIR के आधार पर किसी को मुलजिम नहीं मान सकते जब तक या तो चार्जशीट या कोर्ट उसको कन्विक्ट नहीं मान लेता, तब तक उसको किसी प्रकार का हम सजा नहीं दे सकते। लेकिन इस सरकार ने खुद अपनी तरफ से आरोपी भी सरकार बनी, आरोप भी आपने लगाया, आपने उसका निर्णय भी आपने किया, फैसला भी आपने दे दिया और कोर्ट भी बने, सब कुछ बन करके जांच भी आपने करके पूरी सजा देने का काम किया। इस प्रकार के निर्णय सरकार लगातार कर रही है। मुझे इतना कहना था, कोई विषय होता सर 17 तारीख को 1 साल पूरा हो रहा है मौजूदा सरकार का। आपके उपनेता है, उनकी तरफ से एक बयान जारी हुआ था कि जन जागरण अभियान पार्टी चलाएगी। किस प्रकार का अभियान रहा? ठीक है, सही है। 17 तारीख को राजस्थान सरकार के, मैं कहूँगा कि 1 वर्ष का कालखंड भी काला अध्याय है। हर तरफ निराशा की बात है, कानून व्यवस्था चौपट है, दुष्कर्म की बातें इस तरह की हो गई हैं कि मैं कल की घटना है, कल सुबह मैं टीवी चलाने लगा, मेरी बेटी मेरे पास बैठी, उसने मुझे जोर से चिल्ला के कहा कि पापा टीवी मत चलाइए, मैं सुबह सुबह दुष्कर्म की घटनाएं नहीं देखना चाहती। ये आम व्यक्ति की धारणा है कि किस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है, एक सामान्य युवा की, सामान्य उसकी मनस्थिति की बात है। इन सब को लेकर के हम पूरा एक ब्लैक पेपर भी जारी करेंगे और इस विषय को लेकर के जनता में, वो पंचायत चुनाव भी, बाकी सब ओवरऑल भी जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। हालत यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के विषय को लेकर के दलित अत्याचार, महिला अपराधों में वृद्धि 65% हुई है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का अपना आंकड़ा नहीं है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात को कह रहा है, इस बात को कम कर रहा है। 40 से ज़्यादा सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं इस कालखंड में हुई है और ये सारा अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, उनका क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ट्रांसपेरेंसी इंडिया, इनके द्वारा है। और भ्रष्टाचार के मामले में भी राजस्थान पहले नंबर पर आकर खड़ा हुआ है, ये भी ट्रांसपेरेंसी इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर। तो ये क्या हुआ है सर, भाजपा कांग्रेस के रणनीति से घबरा गया, पंचायत चुनाव के सामना करने से पहले से जो अपना इतना भी से हार मान रहा है, क्या है ये? हम तो चुनाव में पूरी तैयारी से जा रहे हैं और कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से रोजाना पंचायतों का पुनर्गठन और रोजाना नियमों परिवर्तन कर रही है, ये अपने आप में उनकी आने वाली प्रतीक्षित हार की बौखलाहट होता है।
कांग्रेस तो ये कहती कि भाई ये तो रणनीति है, अमित शाह जी भी तो रणनीति रचते हैं, हमने भी रणनीति करी है, तो इसमें से आप लोग क्या हार हमने कहा मानने वो में- हार से घबराए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को फेस करने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू।